ठीक है, पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट आया कब आया? 1773 में, 1773 में। रेगुलेशन का मैंने आपको मतलब समझा दिया। रेगुलेशन मतलब था सॉफ्ट कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पर ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है इसका मेजर जो इशू है, मेजर कंसर्न है, वो दोनों में बैलेंस बना के चलना है। वो ये भी नहीं चाहती है कि कंपनी जिन टैक्सेस का भुगतान कर रही है उसमें किसी तरह से कमी आ जाए। दूसरी ओर वो ये भी नहीं चाहती है कि ब्रिटिश टेरिटरी जो है ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के असल में टेरिटरी है, जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी अब रूल करना स्टार्ट कर दी है, जिसके दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिए हैं, है ना, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कर रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव समझते हैं, प्रशासकीय व्यवस्था देख रही है, प्रशासकीय जिम्मेदारियाँ उठा रही है। ठीक है, तो ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कहीं ना कहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट के बराबर हो जाएगी, उन्हें डर लगा। ठीक है, और इसी वजह से उन्होंने स्टार्ट किया रेगुलेटिंग एक्ट। ये एक तरह से पहला इंटरफेरेंस था कंपनी के किसी भी तरह के काम में जो वो भारत में कर रही है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ फीचर्स हैं, उसे हम नोट करना स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा। पहला फीचर लिखिएगा, एक इंपॉर्टेंस लिखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट की, महत्वपूर्ण बेसिस करके लिखिएगा। देखिए, यह ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यप्रणाली को, ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यप्रणाली को ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने की ओर पहला कदम था। नियंत्रित करने की ओर पहला कदम था। ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने की ओर पहला कदम। दूसरा लिखेगा, इसने भारत में पहली बार केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी। केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी, इसे बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। पहली बार इंडिया में एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई? तीसरा बिंदु लिखिएगा, इसके तहत पहली बार ब्रिटिश सरकार ने इसके तहत पहली बार ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियों क्या लिखा आपने? इसके तहत ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को रेखांकित किया। अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी भी इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की किसी भी सिस्टम में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं किया। ये पहला मौका था जहाँ पर कुछ लॉज बनाकर, और लॉज भी नहीं बोलूँगा, लॉज बोलना गलत है,
क्योंकि ये क्या है, रेगुलेशन, ये केवल कायदे हैं, है ना। जनरल टर्म में हम लॉज भी बोल सकते हैं, रूल्स भी बोल सकते हैं, रेगुलेशन को भी बोल सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर बोले तो इन्हें ज़्यादा बोलना क्या सही रहेगा, रेगुलेशन। रेगुलेशन मतलब कायदे, क्योंकि इनकी अवहेलना पर कोई बड़ा पनिशमेंट नहीं। ये पहली बार सॉफ्ट कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अभी कुछ जो इसके फीचर्स है वो लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिएगा इसके फीचर्स, इसी में मुख्य बिंदु में लिखिए आगे। अब रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सबसे पहली बात क्या किया गया, जो गवर्नर ऑफ बंगाल है, जो गवर्नर ऑफ बंगाल है वो उस समय फोर्ट सेंट विलियम से अपना प्रशासन चलाता था। फोर्ट सेंट विलियम्स कहाँ पर है, कैलकाटा, ठीक है। तो फोर्ट सेंट विलियम से उस समय जो गवर्नर ऑफ बंगाल था अपना प्रशासन चला था, उसी गवर्नर ऑफ बंगाल को प्रमोट करके गवर्नर जनरल बना दिया गया। और गवर्नर जनरल का क्या मतलब हो, गवर्नर जनरल का बहुत सिंपल सा मतलब है कि बंगाल जैसे और भी प्रोविंसेस थे, और भी प्रेसिडेंसीज थी ब्रिटिश इंडिया में। कौन कौन सी थी, मद्रास और बॉम्बे। और मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज को गवर्न करने वाले भी गवर्नर थे, अलग अलग गवर्नर थे। उसी तरह बंगाल का भी एक गवर्नर था, लेकिन बंगाल के गवर्नर को ही इन तीनों के ऊपर प्रमोट कर दिया गया। ये बोला गया कि जो बंगाल का गवर्नर है वही इन तीनों पोस्ट का हेड। क्या मेरी बात समझ में? यानी कि मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर्स हैं उन्हें बंगाल के गवर्नर का सबऑर्डिनेट बना दिया गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? उनसे निचले स्तर पे ले आए। और अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब गवर्नर ऑफ बंगाल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या मेरी बात क्लियर है? तो पहले कौन थे, नाम बताएं। हम बात कर रहे हैं 1774 की, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को, है ना, गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल का। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। और केवल ये मामला यहीं पर नहीं लगा, उन्हें ये लगा कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन, आप लोग भी पढ़ते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ा है आप लोग, मॉन्टेस्क्यू का एक पॉलिटिकल का सिद्धांत है, शायद पढ़ा हो, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ठीक है। तो उस समय तक विधायिका की शक्तियाँ और कार्यपालिका की शक्तियाँ, है ना, सब एक ही पोस्ट पर निहित थी। किसके पास थी? गवर्नर जनरल के पास, गवर्नर के पास। क्या मेरी बात सुने? उस पोस्ट को प्रमोट करके क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। और अब पहली बार रेखांकन किया जा रहा है कि गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल रहेगा, इसके पास जो लेजिस्लेटिव पावर्स है, जो विधायिका की शक्तियां हैं, उसमें रूल्स क्या बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे, उसमें इस गवर्नर जनरल की हेल्प करेगी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें होंगे 4 सदस्य, 4 मेंबर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 सदस्यों की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल उनके साथ में दे दी गई कि आप जो भी विधायिका की जो भी आपकी शक्तियां हैं, आपको जो भी प्रावधान लिखने हैं, है ना, वो इनकी हेल्प से लिखेंगे। अगर ये 4 लोग हैं और अगर ये इन्हें वो प्रावधान पसंद नहीं आता तो आप ऐसे प्रावधान पास नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं हल्का सा एक रिस्ट्रिक्शन भी लगाने की कोशिश की।
ठीक है, गवर्नर जनरल तो बनाया लेकिन पावर में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन भी कर रहे हैं, ताकि 1765 के बाद जैसे गवर्नर थे, है ना, जो बहुत भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए थे, कहीं ये वाला गवर्नर भी वैसा ही ना हो जाए, उसी लाइन पे ना चले। इसीलिए एक तो ये काम किया कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल बैठाई, अगर 4 जो मेंबर्स हैं वो किसी बात को लेकर सहमत हैं और अगर वो कोई लॉ पास करवाना चाहते हैं, वो कोई प्रावधान पास करवाना चाहते हैं, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उसे पास करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ऐसे में गवर्नर जनरल बनाया तो गया लेकिन शक्तियाँ थोड़ी सी सीमित कर दी। क्या मेरी बात समझ में? दूसरा क्या हुआ 1773 में? दूसरा एक तो ये बात हो, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उस समय तक भारत में कोई सुप्रीम कोर्ट जैसी व्यवस्था नहीं थी, कोई बड़ी न्यायपालिका नहीं, ठीक है। तो एक बड़ी न्यायपालिका का गठन किया गया, सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया और उसमें पहली बार एक चीफ जस्टिस को बैठाया गया और उसके अंडर में हाई कोर्ट में 3 अदर जस्टिसेस, 3 अदर जज को भी बैठाया गया। क्या मेरी बात क्लियर हुई? तो अब एक तरह से जो पावर्स थी गवर्नर के पास, लगातार उन्हें डाइल्यूट किया जा रहा है, लगातार उसका विकेंद्रीकरण हो रहा है, ठीक है। पहले गवर्नर के पास असीमित शक्तियाँ, ठीक है, लेकिन अब गवर्नर जनरल जो है, नाम में उसके जनरल जरूर लग गया है, लेकिन अब वो जो काम, जो प्रावधान लाएगा वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की वजह से लाएगा। साथ ही साथ न्याय सम्मत अगर कोई चीज़ नहीं रहेगी तो उसके खिलाफ लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकेंगे, दरख्वास्त कर सकेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो गवर्नर जनरल की शक्तियों को थोड़ा सा क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया। क्या मेरी बात समझ में? पहला पॉइंट होगा जैसे देखिए, बंगाल के गवर्नर बंगाल की गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, वो गवर्नर जनरल बना दिया गया। और मद्रास और बॉम्बे और मद्रास और बॉम्बे और मद्रास और बॉम्बे मद्रास और बॉम्बे उनके अधीन कर दिए। मद्रास और बॉम्बे, एक थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर की शक्तियाँ और मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर की शक्तियाँ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीनस्थ कर दी गई, के अधीनस्थ कर दी गई। देखिए, ये पहले गवर्नर जनरल वाली बात की है कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाली बात की कि कार्यकारी परिषद बनाया गया, देखिए, है ना, देखिए एक कार्यकारी परिषद, इसी में लिख लीजिए, एक कार्यकारी परिषद का निर्माण किया गया जिसमें सदस्यों की संख्या 4 थी और जिसमें सदस्यों की संख्या 4 थी और गवर्नर जनरल अब इनके द्वारा बनाए गए प्रावधानों को पास कर सके।
प्रावधानों को पास कर सके। लिखा? आपको याद रखना, आपसे पूछा जाता है कि कौन सा वो एक्ट था जिसमें पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई? कौन सा वो एक्ट है? 1773। ठीक है, रेगुलेटरी एक्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा दूसरे पॉइंट की हम बात कर रहे थे कि गवर्नर जनरल के साथ जो उसके पद में न्यायिक वाली शक्तियां हैं उसे भी क्या कर दिया गया? डाइल्यूट कर दिया गया, उसे भी हटा दिया गया। और जो अब न्यायपालिका की शक्तियां हैं गवर्नर जनरल के साथ, अब वो थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा, एक अलग से सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा कैलकाटा में। ठीक है, तो लिखिएगा सेकंड पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया गया। जिसके पहले चीफ जस्टिस सर एलिजा इफ्टी बने। जिसके पहले चीफ जस्टिस सर एलिजा इफ्टी बने। जिसके पहले चीफ जस्टिस सर एलिजा इफ्टी बने। सर एलिजा एमपी बने। सर एलिजा एमपी। देखिए इंग्लिश नेम से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। सर एलिजा एमपी बने, लिखा है ना? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? इसके अलावा नोट करिएगा, देखिए चीफ जस्टिस के अलावा तीन अन्य जजों की नियुक्ति हुई। जिनके नाम है, पहला नाम लिखिएगा चैम्बर्स, जिनके नाम है चैम्बर्स। दूसरा लिखिएगा हाइड। और तीसरा लिखिएगा लिमनेस्टर। आवाज आ रही है क्या? पीछे आवाज नहीं आ रही? लिमनेस्टर। आवाज आ रही है? ऐसे भी आ रही है। इसके अलावा जो पहली परेशानी मैंने मुख्य परेशानी क्या बताई थी? क्या मुख्य परेशानी है? क्यों ये सब एक्ट बन रहे हैं? क्या कारण था? निजी, हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं, है ना? तो एक बहुत बड़ा रेगुलेटिंग एक्ट में एक बहुत बड़ा और प्रावधान आया कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं अब वो निजी ट्रेड में, अब वो किसी भी तरह के निजी ट्रेड में संलिप्त नहीं पाए जाए। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो लिखिएगा इस एक्ट के इस एक्ट के अनुसार कंपनी के ऑफिशियल्स, सर्वेंट्स अब किसी भी तरह के निजी व्यापार में भागीदारी नहीं ले सकते। किसी
तरह के निजी व्यापार में भागीदारी नहीं ले सकते। एक अगला बिंदु लिखिए, अगला पॉइंट। इसके अलावा देखिए कोई भी कंपनी होती है, आज के टाइम पे जो कंपनी रन हो रही होती है तो उसे रन कौन करवा रहा होता है? एक आपने पद सुना होगा CEO, और CEO के अंडर में कौन होता है? CEO सारा काम नहीं दे सकता, इसीलिए अलग अलग विभागों के अलग अलग डायरेक्टर्स होते हैं, निदेशक होते हैं अलग अलग विभाग के, और उनका जो समूह होता है उसे बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या मेरी बात क्लियर है? आज के समय में अगर कोई कंपनी रन हो रही होती है तो उसे रन कराने में उसके जो निदेशक हैं अलग अलग विभागों के, उनका एक कलेक्शन होता है ना, उसे बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उस समय उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो जैसे सब कंपनियों में होता है वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी में भी कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, कुछ निदेशक, ठीक है। लेकिन अभी तक उन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से कभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने राजस्व को लेकर, सिविल या मिलिट्री को लेकर, या ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे काम कर रही है, क्या काम कर रही है भारतीय क्षेत्रों में, उसे लेकर कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं किया, ठीक है। अब पहली बार इस प्रावधान, मतलब ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें प्रावधान आया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि एक साल में कंपनी ने क्या सिविल काम किया, क्या मिलिट्री काम किया, या ओवरऑल क्या रेवेन्यू कमाया, क्या नहीं कमाया। क्या मेरी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, तो नोट करिए इस बात को, लिखिए इस एक्ट के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को राजस्व संबंधी दीवानी संबंधी और मिलिट्री संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाएं ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ साझा करनी पड़ेगी। ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ साझा करनी पड़ेगी। इतना समझ आ गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखवाया है, इसमें कोई डाउट तो पूछिए। कोई डाउट है इसमें? कोशिश करेंगे कल से बात नहीं करें, मुझे तो लगता है कि आपको थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ेंगे। और एक और चीज़ है, जैसे लिखा गया जैसे इसकी ओर से चलेगा या तरफ ही लिखना पड़ेगा? क्या चीज़? जो नोट्स आप पूछ रहे हैं, लिखा गया था तो नियंत्रित करने की ओर पहला कदम था, तो करने की ओर लिखना है या तरफ? हाँ अपनी ओर से लिख सकते हैं, अपनी ओर से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा आप लोग को, थोड़ा सा स्विच करिए इंग्लिश की ओर। अगर UPSC सोच रहे हैं थोड़ा सा प्लीज़ थोड़ा सा स्विच करिए इंग्लिश की ओर, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में स्विच करने की। आप लोग को इतनी इंग्लिश से परेशानी तो नहीं है? क्योंकि आज मैं तो ये सोच के आया था कि मुझे कुछ इंग्लिश वाले बच्चे रहेंगे या ज़्यादा, कुछ बच्चे इंग्लिश के, कुछ बच्चे हिंदी के, ना तो बाइलिंगुअल चल रहा है लगभग, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं नोट्स नॉर्मली इंग्लिश के ही प्रेफर करता हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी बहुसंख्यक जो है वो हिंदी वाले हैं, इसलिए मिला जुला के बोल रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन लिख किस में रहे? इंग्लिश में लिख रहा है, तो प्लीज़
आप लोग थोड़ा सा इस एंड पे मैनेज करिए थोड़ा सा, ठीक है। कि अगर आपको लग रहा है कि नोट्स वाला पार्ट छूट रहा है तो नोट्स वाला इससे नोट करिए, क्योंकि पॉइंट्स तो लगभग सब वही है जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और कोई परेशानी बताइए, कोई डाउट है तो बताइए। हिंदी इंग्लिश वाली समस्या भी हम डिस्कस नहीं करते। नहीं दिक्कत हो, नहीं दिक्कत हो। हाँ बस। अच्छा मैं एक आपको बात बता रहा हूँ, कई एक मिनट बैठ जाइए। कई लोग को एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, और मैं बता रहा हूँ कि यूपी में लगभग सारे लोग को एक कन्फ्यूज़न है कि अगर हम इंग्लिश मीडियम ऑप्ट करते हैं तो हमारा इंटरव्यू भी वहाँ इंग्लिश में होगा। और मेजर परेशानी आप लोग को इंग्लिश लिखने में नहीं है, मेजर समस्या तो ये सोच के आती है कि भैया वो इंग्लिश में पूछेगा हम क्या बताएंगे। मेरी बात सुन भाई, वो समझ ही नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं। तो भैया ये बात है नहीं एक्चुअली। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है, इवन देन आपका इंटरव्यू साक्षात्कार में जब आप जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा आप किस भाषा में बात करना पसंद करते हैं, ठीक है। आप इंग्लिश मीडियम लेकर पूरा का पूरा इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, कहीं एक नंबर भी कट नहीं होना उससे। ऐसा ही मेजॉरिटी लोग करते हैं। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ कि 70-80% लोग जो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम या नॉर्थ इंडिया के हैं और इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहे हैं, है ना, वो आम तौर पर बोलचाल में हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, राइटिंग में इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर मेंस में, ठीक है। मैं थोड़ा जोर इंग्लिश भाषा पे इसलिए देता हूँ क्योंकि आपने वो परसेंटेज देखा होगा कि कितने हिंदी भाषी सेलेक्ट हो रहे हैं पिछले 10-15 साल से। तो बड़ा डिस्करेजिंग है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी ऐसा है, जो रियलिटी है वो यही बात है ना। तो थोड़ा सा स्विच करने की कोशिश करिए, थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। अगर इंग्लिश में दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, आपकी तो लर्निंग एज है, लर्न करो इंग्लिश, है ना। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? और अगर फिर भी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है, इंग्लिश में कोई भी वर्ड आपको ऐसा लग रहा है कहीं दिक्कत कर रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। यू आर फ्री टू आस्क एनी टाइम, है ना। आपको बस हाथ उठाना है, पूछ लेना, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं है। उसका रीज़न बहुत सिंपल सा है। आप ये बताओ कि आप हिंदी भाषी हो, कल को आप डीएम बन गए, कल को आपको इतने लोगों को फेस करना पड़ेगा, मीडिया को और बहुत सारे लोगों को। अगर आपको इंग्लिश एकदम नहीं आएगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। मेरी बात सुन में इसी वजह से देखा गया है कहीं ना कहीं। और एक बात और है, जहाँ तक रिजल्ट की बात कर रहे हैं, द कंटेंट ऑफ द इंग्लिश मीडियम वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। जो कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को वो बहुत अच्छी क्वालिटी का, ठीक है। जो बुक्स आ रही हैं, जो जर्नल्स आ रहे हैं, स्पेशली वो न्यूज़पेपर का नाम सुना होगा द हिंदू, है ना। उसका कोई हिंदी, उसके इक्विवेलेंट कोई हिंदी न्यूज़पेपर आता ही नहीं है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ संपादकीय आप पढ़ लो, लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ना ही दैनिक जागरण, ना ही अमर उजाला, यहाँ का कोई भी ऐसा हिंदी संपादकीय नहीं आता है जो द हिंदू को मैच कर सके, उसका लेवल मैच कर सके। क्या मेरी बात सुनाई? ये चिंता का, परेशानी का विषय है, ठीक है। और आपको पता है ये जो एग्ज़ाम है ये करंट अफेयर्स भी ओरिएंटेड है ना। कई बार हम एग्ज़ाम को ऐसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में बांट लेते हैं, गलत है पूरी तरह से। एग्ज़ाम देखिए अराउंड 25% डायरेक्ट करंट अफेयर से क्वेश्चन होते हैं और 25 to 30%, समझ रहे ना मेरी बात, करंट अफेयर से लिंक्ड क्वेश्चन होते हैं। आपको सारे आर्टिकल्स ऑफ कोर्स नहीं याद हो सकते, उन्हें पता है वो आर्टिकल पूछेंगे जो अभी चर्चा में था, ठीक है। आपको सारे आर्ट एंड कल्चर के कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेंगे, आपको सारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फिनोमिनन याद नहीं रह सकता। वो आपसे पूछेंगे क्या जो अभी रिसेंटली हुआ, ठीक है। करंट अफेयर्स वाले पार्ट्स उठा के पूछेंगे, तो 25 to 30% पार्ट करंट, 35% पार्ट तो करेक्ट डायरेक्ट आता है और 25 to 30% पार्ट करंट अफेयर्स स्टैटिक से लिंक होकर आता है। तो 50-55% पार्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है, 55% पार्ट कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स बेस्ड है, जिसके लिए ऑफ कोर्स इंग्लिश में कई सारी चीज़ें अवेलेबल है, सॉरी टू से हिंदी में कुछ चीज़ें अवेलेबल उस स्तर की नहीं। क्या मेरी बात? प्रयास जारी है, बहुत सारी प्रयास जारी है, लेकिन अभी वो इस पर आया नहीं। क्या मेरी बात समझ में? इसलिए थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगा, आपकी लर्निंग एज है, अभी आप ग्रेजुएशन ही कर रहे हो। इफ़ यू वांट टू, अगर आप कंटिन्यू करना है तो स्विच भी करना है तो इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू। अभी नहीं करोगे, अभी अगर इंग्लिश से डरोगे तो हमेशा लाइफ टाइम डरते रहोगे।
और डरने की ज़रूरत ही नहीं है। इंटरव्यू में इंग्लिश बोलना ही नहीं, एक भी शब्द बोल के मत आना इंटरव्यू में, ठीक है, इंग्लिश में पूरा हिंदी बोलना। अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑल इंडिया रैंक थी, शशांक नाम का एक लड़का था, शायद ऑल इंडिया रैंक 9 या 8, सॉरी ऑल इंडिया रैंक उसकी 5 थी 2015 के एग्ज़ाम में। IIT कानपुर का लड़का था, उसने संस्कृत ले रखा था अपने ऑप्शनल में और इंग्लिश लिया है मीडियम में, और इंटरव्यू सारा हिंदी में दिया। तो कितनी डाइवर्सिटी है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो लोग करते हैं, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अपना राइटिंग मेरे ख्याल से, जिसमें मेन सी कॉपी चेक हो रही है 1750 मार्क्स, वो बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है इंग्लिश मीडियम में करने में, ठीक है। वो 70-50 मार्क्स का भाई, टोटल पेपर कितने नंबर का बताया, 2025, उसमें 1750 मार्क्स राइटिंग के हैं। कितने परसेंट हो गए 1750? तो 2000 में लगभग 1800 मान लो, कितने परसेंट हो गए, 90%। अरे 90% पेपर ही तुम्हारा राइटिंग का है। पेपर की स्ट्रेटेजी बनाओ, दिमाग लगाओ, 90% पेपर ही राइटिंग का है, समझे ना। जिसे चेक करने वाले लोग मोस्टली कौन से हैं, इंग्लिश स्पीकिंग प्रोफेसर, सॉरी टू से, लेकिन ऐसा है। मेरी बात समझ, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना कहीं। वो कोशिश की जा रही है कि वो सब खत्म हो, है ना, लेकिन क्योंकि आपकी लर्निंग एज है, इसीलिए मैं तो बहुत रिकमेंड करूँगा, ठीक है, कि आप स्विच कर जाइए। और ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ख़त्म कर सकते हो, इकोनॉमी ख़त्म कर सकते हो, इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट ही है, उसे भी देख ही सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है आपको। मेरी बात सुन रहे, फियर ऑफ इंग्लिश वो ज़्यादा है, वो ख़त्म करना, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा हिंदी वाला और इंग्लिश वाला मिला के चला, जैसे चला है। आज मैं हिंदी के वर्ड्स कुछ लिख के नहीं आया था, इसीलिए थोड़ा सा। और कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट जो अभी लिखवाया उससे कुछ है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। आज क्लास ओवर कर रहे हैं, 3:30 हो गई। ऑप्शनल आपको ऐसा चूज़ करना चाहिए जिसके पास, जो आपका इंटरेस्ट एक्चुअल में लगे, ठीक है। यूपी पीसीएस में तो ऑप्शनल रह नहीं गया है, यूपी पीसीएस में ऑप्शनल की जगह यूपी स्पेशल का पेपर आ गया है, लेकिन यूपीएससी में अभी भी ऑप्शनल जिंदा है। कब तक जिंदा रहेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें होती है कि स्केलिंग प्रोसेस, यानी कि मैथ और साइंस ग्रुप के बच्चे हमेशा अपने ऑप्शन में बहुत अच्छा नंबर पा जाएंगे एज़ कम्पेयर टू हिंदी, एज़ कम्पेयर टू हिस्ट्री या पॉलिटी के बच्चे। तो वो एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा ना, मैथ में 500 में 400 पा गया ऑप्शन में, या समझ रहे हो ना, अच्छा नंबर पा गया, और यहाँ 500 में 400 हिस्ट्री में किसी के आते ही नहीं है, 350 मैक्सिमम चला गया, 320 तक आ गया, वही बड़ी बहुत बड़ी बात है। तो ये इसकी वजह से, इस डिफरेंस की वजह से यूपीएससी इस पर विचार कर रहा है कि शायद ऑप्शनल आने वाले कुछ एक सालों में हटा दें, यूपी पीसीएस में हटा दिया, क्योंकि वो स्केलिंग पॉसिबल है, ठीक है। हाँ बताइए। और बहुत हेल्प नहीं है, हाँ तो ले सकते हैं, उसे भी ऑप्शन ले सकते हैं, अच्छा ऑप्शन। इकोनॉमिक्स अच्छा ऑप्शन है, पबैट अच्छा ऑप्शन है, सोशियोलॉजी अच्छा ऑप्शन है, और सबसे अच्छा ऑप्शन अगर कोई साइंस बैकग्राउंड है तो उसके लिए ज्योग्राफी है, ठीक है, बहुत अच्छा ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, इसमें कम पढ़ना है, स्कोर भी अच्छा है। हिस्ट्री अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आज तक 100 किताबें, मैं खुद हिस्ट्री ऑप्शन लिया और अभी तक सिर्फ बोल रहा हूँ, ठीक है, 100 किताबें, सारी किताबें कंप्लीट नहीं हो सकती, सारा कॉन्सेप्ट आ नहीं सकता, कुछ ना कुछ भूलता ही जाएगा। क्वालिटी ठीक है, क्वालिटी में भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्वालिटी डिफिकल्ट ऑप्शनल है थोड़ा सा, क्योंकि उसमें इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट आता है और वो थोड़ा कठिन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला पार्ट थोड़ा कठिन, ठीक है। अब बात करेंगे, अभी तो मैं चलता ही रहूँगा, है ना, ठीक है। आज की क्लास ओवर कर रहे हैं, कल आप लोग 1 2 बजे आ जाएंगे। कोई और डाउट है तो बताइए, कोई और परेशानी है?